हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इलेक्ट्रो क्लासेस। आज हम नेटवर्क एनालिसिस और सिंथेसिस की यूनिट नंबर सेकंड का पहला लेक्चर लेके आए हैं और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम और उस पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। तो जैसा कि हमने यूनिट नंबर 1 में ग्राफ थ्योरी को डिस्कस किया था, तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो यूनिट नंबर सेकंड है। और यूनिट नंबर सेकंड में जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है आपकी थ्योरम्स। तो थ्योरम्स में सबसे पहले आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम है। यहाँ से आपसे सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट और विद एग्जाम्पल पूछ सकता है, या वो आपसे इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल्स आपसे पूछ सकता है। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें सुपरपोजिशन थ्योरम की, तो सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट करती है कि सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट दैट इन एनी लीनियर एक्टिव एंड बाइलेटरल नेटवर्क वेयर मोर देन वन सोर्स इज प्रेजेंट, ये सोर्स जो होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए। द रेस्पॉन्स अक्रॉस एनी एलिमेंट इन द सर्किट is the sum of response obtained from each source considered separately, and all other sources are replaced by their internal resistance or impedance। अब इसने कहा है कि अगर हम सोर्स को रिप्लेस कर रहे हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो वो सोर्स या तो वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा। इफ वोल्टेज source is voltage source, then it is replaced by a short circuit, leaving behind its internal resistance or impedance. If the source is current source, then replaced by open circuited, leaving behind its internal resistance or impedance। अब इस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ है, तो एनी लीनियर सर्किट हैविंग टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स, वहां हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द करंट वोल्टेज इन एनी ब्रांच ऑफ द सर्किट। अगर आपको किसी सर्किट के एलिमेंट है उसके अक्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है या आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगी। नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली डिपेंडेंट सोर्स, अगर जिन सर्किटों में आपके डिपेंडेंट सोर्स हैं केवल इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, तो वहां हम सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज नहीं कर सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल फॉर द लीनियर सर्किट, नॉट एप्लीकेबल फॉर पावर कैलकुलेशन, नॉट एप्लीकेबल फॉर लेस देन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज। अगर आपके इंडिपेंडेंट सोर्सेज 2 से लेस देन है तो भी आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास जो सर्किट गिवन है उसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज कितने हैं। अगर आपके पास 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज गिवन हैं तभी आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल होगी। तो जैसा कि मैं इस सर्किट में देख पा रहा हूं कि आपके पास 15 वोल्ट और 10 वोल्ट का सोर्स है और आपसे जो करंट फाइंड आउट करनी है वो आपसे 20 ओम से कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब आपको करंट यहां कैलकुलेट करनी है और इस करंट को हम मान ले आई। ठीक है, तो इसमें जितने आपके पास सोर्सेज होंगे हम उतने केस को कंसीडर करेंगे। जैसा कि यहां आपके पास 2 सोर्स हैं तो हम 2 केस बनाएंगे। केस नंबर 1 आपका होगा केस फर्स्ट, व्हेन 15 वोल्ट इज वर्किंग and 10 volt is non-working। तो यहां सर्किट कैसा बचेगा, हमने देखा था जब हम सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि हम केवल एक बारी में एक ही वोल्टेज सोर्स को या करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे और रिमेनिंग जो भी हमारे पास सोर्स होगा हम उसको रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो यहां आपके पास केवल 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई तो इसलिए हमने शॉर्ट कर दिया, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन है। तो ये आपके पास बन जाएगा 5 ओम, 20 ओम एंड 10 ओम, ये आपका 50। अब आपको यहां क्या करनी है,
करंट फाइंड आउट करनी है इस वाली ब्रांच में, वो आपकी आई थी, इसको हमने मान लिया आई डैश। अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। आप यहाँ मैश एनालिसिस लगा सकते हैं, नोडल एनालिसिस लगा सकते हैं, या आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करके आप करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जब ऐसी आपकी वो करें तो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके हम इसमें अगर सप्लाई जो सोर्स से करंट निकल रही है वो फाइंड आउट कर लें तो हम पैरेलल ब्रांच में करंट डिवीजन रूल लगा के इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो ये दोनों रेजिस्टेंस 10 ओम और 20 ओम क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। तो अगर पैरेलल में होंगे तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आ जाएगा 5 आपके पास सीरीज में हो जाएगा और पैरेलल 20 पैरेलल 10 ये आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 200 अपॉन 30। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 पंजे 15 और 20 35 अपॉन 3। दिस इज द आर इक्विवेलेंट। अब अगर मैं ये करंट मान लूं कि ये करंट आपकी I1 है तो I1 की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज 15 अपॉन 35 अपॉन 3, जिसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 15 इंटू 3 अपॉन 35। तो ये 5 से 3 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगी आपके पास 9 अपॉन 7। अब अगर आपको करंट फाइंड आउट करनी है I1 डैश तो I डैश की वैल्यू हो जाएगी I डैश इज इक्वल टू जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करनी होती है उसके सामने वाला रेजिस्टेंस यानी कि 10 अपॉन उस मैश का टोटल रेजिस्टेंस 10 प्लस 20 इंटू इनिशियल में जो करंट फ्लो कर रही है वो, तो दैट इज 9 अपॉन 7। तो ये आ जाएगी आपके पास 10 अपॉन 30 इंटू 9 अपॉन 7। 3 से 3 ये 10 टाइम्स और ये 10 से 10 कैंसिल, दिस इज 3 अपॉन 7। तो ये आपकी आई डैश कैलकुलेट हो गई। अब आपको दूसरा जो कैलकुलेट करना है दैट इज द अब हम केस नंबर 2 को कंसिडर करते हैं, केस सेकंड। तो केस सेकंड में अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, केस नंबर सेकंड हो जाएगा व्हेन 10 वोल्ट इज वर्किंग एंड 15 वोल्ट इज नॉन वर्किंग। तो उस केस में आपका जो सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। टेन वोल्ट 10 ओम 20 ओम एंड दिस इज 5। अब जो करंट यहाँ से जाएगी वो इस तरीके से होगी, तो इसको हमने मान लिया आई डबल डैश। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 पैरेलल 5। अब हम इस साइड से देखेंगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस 20 इंटू 5 अपॉन 20 प्लस 5 दैट इज 10 प्लस 100 अपॉन 25, ये 4 टाइम्स जाएगा तो आर टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14। और जो आपकी अब जो करंट फ्लो करेगी दिस इज I2। तो I2 को मान लेते हैं I2 इक्वल टू 10 अपॉन 14। अगर आप यहाँ से I डबल डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 अपॉन 5 प्लस 20 इंटू 40। तो दिस इज 5 अपॉन 25 इंटू 14 यानी कि 5 टाइम जाएगा, दिस इज 14 अपॉन 5। अब अगर आप देखें
कि आपको रिजल्टेंट करंट आई फाइंड आउट करनी है। तो आई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी, आई की जो वैल्यू होगी दैट विल बी आई इज इक्वल टू, दैट इज, आप देखेंगे मेन सर्किट से जो डायरेक्शन है वो क्या मैच कर रही है। तो आप देखेंगे कि आई डैश की जो डायरेक्शन है वो मैच कर रही है, लेकिन आई डबल डैश की जो डायरेक्शन वो अपोजिट है, तो वो माइनस में। तो यहां से आप लिख सकते हैं आई की वैल्यू हमारे पास है 3/7 और माइनस 14/5। अगर आप यहां से देखें तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 15 माइनस 7 और 14 इंटू 7 कितना हो जाएगा 98। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 84/35 एम्पियर। तो ये आपके पास रिजल्टेंट रेस्पॉन्स होगा इस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन द करंट इन द कैपेसिटर ब्रांच। कैपेसिटर ब्रांच मतलब आपको इस वाली ब्रांच में कैलकुलेट करना है करंट यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। अब आप देख रहे हैं यहां आपके पास दो सोर्स, एक वोल्टेज सोर्स है और एक करंट सोर्स है। तो यहां भी आपके पास दो केस बनेंगे, दैट इज द केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन 4 ∠0 सोर्स इज वर्किंग, ठीक है जी, और जो 2 ∠90° है वो क्या हो जाएगा, नॉन वर्किंग हो जाएगा। उस केस में जो आपका सर्किट बनेगा दैट विल बी, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टर, दिस इज इंडक्टर, दिस इज कैपेसिटर। तो जो दूसरा सोर्स है करंट सोर्स वो क्या हो जाएगा आपका ओपन सर्किट हो जाएगा, और ओपन सर्किट होने पर इसको हम क्या करेंगे, ओपन छोड़ देंगे, तो ये सर्किट आपका ओपन हो जाएगा। तो यहां आपका 3 ओम रेजिस्टेंस, ये माइनस J4, दिस इज J4 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4 ∠0। अब आपको यहाँ करंट निकालनी है, तो इस करंट को मान लेते हैं दिस इज द आई डैश। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये क्या बन जाएगी, अगर आप देखें तो ये सारा रेजिस्टेंस जो है आपका यहाँ सीरीज में है। तो अगर हम आई डैश की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आई डैश की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। वोल्टेज है आपका 4 ∠0, दिस इज 3 प्लस G4 प्लस 3 माइनस J4। तो J4 से J4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/6 ∠0, ठीक है। अब दूसरा केस जो बनेगा आपका, दिस इज केस नंबर सेकेंड, व्हेन 2 ∠90° इज वर्किंग। जब आपका ये वाला सोर्स वर्किंग करेगा तो जो वोल्टेज सोर्स है वो आपका एज ए बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह, और उस केस में जो आपके सर्किट का इम्पीडेंस होगा दैट विल बी दिस इज 3 ओम, J4 ओम, 3 ओम एंड माइनस J4। आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो दोनों ब्रांचें हैं ये आपके पैरेलल में है। अब अगर हम यहाँ से करंट को ड्रॉ करें इस ब्रांच में, तो करंट इस सोर्स के अकॉर्डिंग जो होगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। हम जो इस ब्रांच में करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं वो सोर्स की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं कि सोर्स में से जो करंट होगी वो कैसे फ्लो करेगी। तो यहां से अगर हम देखें तो जो हमारे पास करंट होगी आई डैश दैट विल बी 2 ∠90°।
तो ये जो करंट होगी ये आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर हमें इस ब्रांच में करंट निकालनी है तो इसके सामने वाला जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी आई डबल डैश इज इक्वल टू 3 प्लस जे 4 अपॉन 3 प्लस जे 4 प्लस 3 माइनस जे 4 इंटू 2 एंगल 90। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 प्लस जे 4 अपॉन 6 इंटू 2 एंगल 90। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3,4 5 RCL 10। तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 5 एंगल 53.13 अपॉन 6 इंटू 2 एंगल 90। तो ये आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन 6 एंगल, ये ऐड हो जाएगा यहाँ से 90 प्लस 53.13 दैट इज इक्वल टू 143.13। अगर हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 10 अपॉन 6 कोमा 143.13 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपके पास -1.33 CL10 दैट इज प्लस J1। तो आप अगर हम यहाँ से देखें तो ये वैल्यू जो आपका रिजल्टेंट होगा दैट इज I इज इक्वल टू, पहली जो डायरेक्शन है वो भी सेम है और दूसरी डायरेक्शन भी सेम है, तो I डैश प्लस I डबल डैश। तो I डैश की वैल्यू हो जाएगी 4/6 एंगल 0 प्लस -1.33 प्लस J1। 4/6 कोमा 0 0.66 RCL10 प्लस J0 -1.33 प्लस J1। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.33 माइनस 0.66 दैट इज -67 प्लस J1। तो इस तरीके से हम ये करंट को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी जो आपकी थ्योरम्स हैं हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए जल्दी से जल्दी आपके लेक्चर्स को प्रोवाइड कराया जाए, जिससे आपका जो सिलेबस है वो आपका पूरा हो जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम।